नमस्कार दोस्तों, आज के पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है और स्वागत है नितेश भाई का। नितेश भाई आज हमारे साथ मौजूद हैं। नितेश भाई एलएलबी कर रहे हैं। तो नितेश भाई आप सभी को आज कुछ जानकारी देंगे एलएलबी से रिलेटेड। एलएलबी जो कि एडवोकेट बनने के लिए इम्पोर्टेंट है, जो कि डिग्री होती है एडवोकेट के लिए, तो उसके बारे में नितेश भाई बताएंगे। तो नितेश भाई सबसे पहले हमारे व्यूवर्स को बताइए कि आप एलएलबी कहाँ से कर रहे हो, कौन से कॉलेज से कर रहे हो और वो कॉलेज कौन सी यूनिवर्सिटी के साथ में एफिलेटेड है। जी नमस्कार। जैसा कि पवन भाई ने आपको मेरा इंट्रोडक्शन दिया, आपको पता चल गया होगा कि मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी फर्स्ट ईयर लॉ फैकल्टी का स्टूडेंट हूँ। इसमें जैसे सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि हम एक एडवोकेट बनने के लिए क्या चीज़ चाहिए होती है। एक एडवोकेट बनने के लिए चाहिए होती है एक लॉ की डिग्री। लॉ की डिग्री हमें 3 साल की भी मिलती है, 5 साल की भी मिलती है। आप मान के चलिए कि अगर आप 12th क्लास के बाद एलएलबी करना चाहते हैं तो उसके लिए कोर्सेज होते हैं 5 साल के इंटीग्रेटेड कोर्सेज। उसमें आता है हमारा BA LLB, BBA LLB, BCom LLB, जो कि आपको बहुत सारे कॉलेजेस ऑफर करते हैं। लेकिन ऐसा माना जाता है कि अगर आप किसी अच्छे कॉलेज से करते हैं तो उसकी रेपुटेशन भी अच्छी होती है और वहाँ से ओब्वियसली आपको पढ़ाई भी अच्छी मिलती है। बिल्कुल ठीक है। एक अगर किसी भी यूनिवर्सिटी का नाम होता है तो वो ऐसा तो है नहीं कि वो कैसे भी हो गया। उसकी भी अपनी एक लेगेसी रही है, एल्यूमिनाई बेस रहा है, इसीलिए उसका नाम है आज के टाइम पे। मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी को चूज़ किया, इसके पीछे बहुत से रीजंस थे, फैमिली बैकग्राउंड भी, और उसके साथ साथ मैंने ये भी देखा कि हमारे जो दिल्ली यूनिवर्सिटी लॉ फैकल्टी का एल्यूमिनाई बेस है वो बहुत हाई है। अगर मैं आपको बताना चाहूँ, जो आज के हमारे प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं डॉक्टर धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ जी, वो भी हमारे CLC से पास आउट है, जो कि हमारा लॉ फैकल्टी का है। लॉ फैकल्टी दिल्ली यूनिवर्सिटी में हमारे 3 सेंटर्स हैं। द फर्स्ट इज कैंपस लॉ सेंटर विच इज कॉल्ड CLC, एंड अनदर इज LC1 लॉ सेंटर 1, LC2 लॉ सेंटर 2। ठीक है, ये 3 सेंटर्स हैं हमारे जी। तो नितेश ये बताइए कि हमें स्टार्टिंग से आपका जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है वो कहाँ से रहा है, यानी आपने 10th 12th और जो आपकी स्टडीज़ हैं वो आपने कहाँ कहाँ से प्रॉपर तरीके से कंप्लीट किए हैं। देखिए, बेसिकली आई एम फ्रॉम हरियाणा जी। हरियाणा में डिस्ट्रिक्ट रोहतक है, मैं वहाँ का नेटिव हूँ, वही मेरा बर्थ प्लेस है। मैंने वहीं के एक टाउन सांपला से अपनी 10th की, अपनी 12th भी मैंने हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन से की है। और बेसिकली मैं पहले स्टार्टिंग से ही इंग्लिश मीडियम में रहा हूँ, लेकिन फिर भी वहाँ का इंग्लिश मीडियम भी इतना कुछ हायर नहीं था, तो अभी भी इंग्लिश मीडियम में प्रॉब्लम आती है। तो उसके बाद मैंने फिर सोचा, पहले मेरा एम था कि मैं UPSC क्लियर करूँ, लेकिन मेरा नॉन मेडिकल की तरफ इतना अट्रैक्शन रहा नहीं है। जैसे कि आपको पता है कि हमारे पेरेंट्स की भी विश होती है कि हमारा बच्चा इंजीनियर बने, इस तरह के कुछ ड्रीम्स होते हैं अपने पेरेंट्स के, लेकिन आजकल हमारे पेरेंट्स इतना सोचते नहीं है कि बच्चे को क्या चाहिए जी। इस मेरा बात में मैं भी एक बात ऐड करना चाहूँगा कि पेरेंट्स को, सभी पेरेंट्स को एक चीज़ ये ध्यान से समझनी चाहिए कि बच्चे को किस चीज़ में इंटरेस्ट है। कई बार ऐसा होता है कि मैंने बहुत सारे बच्चे देखे हैं जिनका इंटरेस्ट दूसरी फील्ड में होता है, जबकि पेरेंट्स उसे दूसरी फील्ड में भेजते हैं। जी पवन भाई, बिल्कुल मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। पेरेंट्स चाहते थे कि मैं बीटेक करूं, लेकिन मेरा बीटेक की तरफ कभी से कोई इंटरेस्ट नहीं रहा है जी। ना मेरा डॉक्टर की लाइन में कोई इंटरेस्ट रहा है जी। मैंने उस टाइम पे 10th क्लास में पेरेंट्स की वजह से मैंने नॉन मेडिकल में ले लिया, क्योंकि उस टाइम पे एक हाइप हुआ करती थी कि भैया नॉन मेडिकल से करो और फिर उसके बाद बीटेक करो, आप इंजीनियर बन जाओगे, आपको अच्छी जॉब मिल जाएगी, आपको एक कंपनी मिल जाएगी। लेकिन अगर इंसान अपने इंटरेस्ट की फील्ड में जाता है तो वो ज़्यादा अच्छा कर पाता है, क्योंकि उसमें उसका इंटरेस्ट भी है। बिल्कुल सही बात है। एक्चुअली मैंने ये देखा है, जो हमारे टाउन्स है ना, जैसे हरियाणा के टाउन्स है जी जी, और उनमें ये चीज़ बहुत ज़्यादा है कि नॉन मेडिकल लो जी। जबकि मैंने दिल्ली वाले कुछ बहुत सारे बच्चों को देखा है जिनको आर्ट जो बैकग्राउंड है उनके पास आर्ट बैकग्राउंड होता है और वो बहुत इंजॉय करते हैं उस चीज को, उसके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ाई करते हैं। जी पवन भैया, मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा कि मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में आके देखा कि यहाँ पे आर्ट्स फैकल्टी में जो बच्चा एडमिशन लेता है ना, उसके पास बहुत सारे डाइवर्सिफाई हो जाता है उसका जो बैकग्राउंड है, एजुकेशनल बैकग्राउंड है, क्योंकि उसके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आ जाती हैं। हालांकि जो हमारे नॉर्मल कॉलेजेस होते हैं उसमें हमको आर्ट्स की कुछ ही ब्रांचेस के बारे में बताया जाता है। बहुत ज्यादा ब्रांचेस के बारे में नहीं बताया जाता, स्पेशली BA के बारे में बताया जाता है, वो भी BA प्रोग्राम। जी भैया, जी जी बोलो।
तो अभी उसके बाद में हम ये जानना चाहते हैं नितेश, आपने जो आपकी एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में हमें बताया कि आपने छोटे से एक टाउन है मतलब रोहतक के अंदर सापला, वहां से की थी। जी। तो आपने जैसे ही इसके बाद में जो आपकी 10th और 12th के बाद में आपने कोई डिग्री की है या फिर डायरेक्ट आपने एलएलबी में एडमिशन लिया? देखिए पवन भाई, जैसा मैंने आपको बताया कि लॉ की डिग्री दो तरह से मिल जाती है हमको, एक 5 साल की, एक 3 साल की। जी मैं 5 साल में एलएलबी कर सकता था, जी। लेकिन उसके पीछे एक रीजन रहा कि मैंने 5 साल की एलएलबी ना करके मैंने 3 साल की एलएलबी करने का ही क्यों सोचा। क्यों? पवन भाई, 5 साल की एलएलबी ना करने का मेरा रीजन ये रहा है कि जब मैंने 12th नॉन मेडिकल से की, तब तक मेरा एम सच बताऊं कोई क्लियर नहीं था। जी ठीक है, उसके बाद मैंने सोचा था कि चलो देखते हैं जो भी होगा। मैंने अपने सीनियर्स से भी डिस्कस किया और अपने रिलेशंस में भी मैंने अपने ब्रदर्स से पूछा कि मेरे लिए क्या अच्छा रहेगा। ठीक है, लेकिन मेरे को कोई गाइड करने वाला इतना अच्छा नहीं था। लेकिन मेरा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि लॉ में इंटरेस्ट रहा था, उसके बाद मेरा इंटरेस्ट बना कि चलो मैं एलएलबी करता हूँ, वो मेरे इंटरेस्ट का भी है, शायद मैं उसमें बहुत अच्छा कर पाऊंगा। तो फिर मैंने एलएलबी करने का सोचा है। उसके बाद मेरे पास जो ऑप्शन थे 5 साल की एलएलबी और 3 साल की एलएलबी। देखिए, अगर हम एलएलबी कर रहे हैं तो हमारे पास एक सिर्फ डिग्री होना ही सब कुछ नहीं होता। जी वो डिग्री हमें अच्छी जगह से की हो, हमें उसके बारे में अच्छी नॉलेज हो, ये भी बहुत जरूरी होता है। बिल्कुल सही बात। ठीक है, और अगर हमें 5 साल की एलएलबी करनी है तो उसके लिए एक बेस्ट जो एंट्रेंस टेस्ट बोला जाता है उसका नाम है क्लैट, CLAT, क्लैट, जी कॉमन लॉ एंट्रेंस टेस्ट। जी ठीक है, एडमिशन टेस्ट, सॉरी। तो मैंने उस टाइम पे प्रिपेयर नहीं किया था और मैं अपना 1 साल उस टाइम पे वेस्ट भी नहीं करना चाहता था, सच बताऊं आपको। ठीक है, हाँ जी। क्लैट इतना टफ भी नहीं होता है, लेकिन एक टफ एग्जाम होता है। माना जाता है कि जो हमारा लॉ में एडमिशन है उसके लिए क्लैट हाँ, एग्जाम जरूरी होता है अहम कि एग्जाम है। आप क्लैट से ही अच्छे अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले सकते जी। हो। तो फिर मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, मैं इस अपने 1 साल को वेस्ट नहीं करता हूँ। मैं वो करता हूँ, क्या बोलते हैं कि एक 3 साल की ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लेता जी। हूँ, उसके बाद मैं एलएलबी कर लूँगा। जी। ठीक है, मैंने बीए में एडमिशन ले लिया रोहतक में ही। जी उसके बाद मैंने इसका दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए प्रिपेयर किया। दिल्ली यूनिवर्सिटी मेरे लिए अफोर्डेबल थी, जी। मेरे पास भी थी, और दिल्ली में आके आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है। जी इसका एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगा कि दिल्ली में अपॉर्चुनिटीज़ की कोई कमी नहीं है। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स है, यहाँ पे हाई कोर्ट है, यहाँ पे देश का सबसे बड़ा सुप्रीम कोर्ट भी है। जी ठीक है, आप जहाँ पे भी प्रैक्टिस करना चाहें वहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। हालांकि जैसे आप डिस्ट्रिक्ट्स में जाएंगे तो वहाँ पे हमारे पास इतने ऑप्शंस नहीं है, वहाँ पे हमारे पास डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स है। जी अगर आपको हाई कोर्ट जाना है तो आपको बहुत दूर जाना होगा। जी। ठीक है। तो अभी ये बताइए आप कि आपने जैसे ग्रेजुएशन कंप्लीट की, तो उसके ग्रेजुएशन में ही आपका मन था कि आप एलएलबी की तरफ जाएंगे, एडवोकेट लाइन की तरफ जाएंगे, या फिर ग्रेजुएशन के बाद में आपने कहीं से ये जानकारी प्राप्त की कि एडवोकेट बनने के लिए ये सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है और आपका फिर मन बना कि एडवोकेट एक अच्छी लाइन है? क्योंकि हमारे देश में माना जाता है, ये बहुत सारे बच्चों को नहीं पता एक्चुअली, जिन नेताओं को हम जानते हैं, जैसे हमें महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, नेहरू जी, तो इनके बारे में हमें कुछ की जानकारी नहीं है। इन्होंने सभी ने एलएलबी कर रखी थी। जी। अंबेडकर जी ने, ये सारे एलएलबी के स्टूडेंट्स थे। तो एलएलबी का जो हमारा रोल है ना, एडवोकेट लाइन का रोल, वो बहुत पहले से है और वो बहुत अच्छी फील्ड मानी जाती है। बहुत सारे बच्चों को या बहुत सारे लोगों को ये चीज नहीं पता होती। जी। देखिए, एलएलबी सिर्फ अपने आप में एक डिग्री नहीं है, वो हमको जीवन कैसे जीना है, हमारे पास क्या अधिकार हैं, हमारे क्या कर्तव्य हैं, वो सब हमें एलएलबी बताता है। जी एलएलबी की डिग्रीज बताती है। ठीक है, मैंने ऐसा नहीं है कि मेरा ग्रेजुएशन में इंटरेस्ट बना था, जैसा कि मैंने आपको बताया मेरा 12th के बाद ही इंटरेस्ट था जी लॉ में एडमिशन लेने का, लेकिन मैं 5 साल के एलएलबी में एडमिशन उस टाइम पे नहीं ले पाया था, इसलिए मैंने 3 साल पहले ग्रेजुएशन की। जी और ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में मैंने तैयारी की यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली एग्जाम की। उस टाइम पे एग्जाम होता था DU-LLB। जी। ठीक है, दिल्ली यूनिवर्सिटी अपना खुद कंडक्ट कराती थी, जिसे NTA कंडक्ट कराता था। हाँ जी। ठीक है, उस टाइम मैं रह गया था कुछ मार्क्स से, जी उस टाइम मेरा एडमिशन नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी मैंने हार नहीं मानी। मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, मैं एक ईयर ड्रॉप करता हूँ। जी। मेरी ग्रेजुएशन 2022 में कंप्लीट हो गई थी। हाँ जी। उसके बाद मैंने 1 ईयर का ड्रॉप लिया, जी क्योंकि मैंने सोच रखा था कि अगर एलएलबी करनी है तो किसी अच्छी जगह से करें। सही बात है, अच्छी जगह से करने का बहुत ज्यादा फायदा होता है। जी, आपको इसका एल्यूमिनाई बेस और फैकल्टी यहाँ की बहुत अच्छी है। जी ठीक है, और यहाँ पे जो पढ़ाई होती है वो केस बेस्ड स्टडी है। ठीक है,
ऐसा नहीं है कि आपको लीगल प्रोविजंस पढ़ा दिए, उसके बेयर एक्ट्स पढ़ा दिए जी और आपके एग्जाम्स ले लिए और आपको लोग डिग्री दे दी, ऐसा नहीं है। जी दिल्ली यूनिवर्सिटी किस चीज़ के लिए फेमस है? ये इस चीज़ के लिए फेमस है कि आपको अगर वकील बनना है ना, तो आपके लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी लॉ फैकल्टी बेस्ट है। अच्छा अच्छा ठीक है। और ऐसा ही मैं साथ में ऐड करना चाहूँगा कि जो हमारी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, वो हमारी लॉ की डिग्री बहुत अच्छी कराती है, जो कि हम अगर जज की प्रिपरेशन कोई करना चाहता है जी। तो BHU में एडमिशन ले। अच्छा BHU और DU जी इन दोनों में एडमिशन के लिए बच्चे बहुत स्ट्रगल करते हैं 3 ईयर LLB के लिए। ओके हालांकि जो 5 ईयर LLB है हम्म। वो हमारे NLUs हैं, बहुत सारे अलग अलग स्टेट में अलग अलग NLUs हैं, जैसे नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी बेंगलोर जी और नेशनल लॉ स्कूल पुणे, सिम्बोसिस लॉ स्कूल। सिम्बोसिस लॉ स्कूल हालांकि एक प्राइवेट कॉलेज है, उसकी फीस भी बहुत हाई है, लेकिन बच्चे नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं, फीस उनकी भी कम नहीं है। जी। जी तो नितेश जी अभी ये बताइए, आपने अभी फर्स्ट ईयर आपका चल रहा हाँ है, जी। तो सबसे पहले बच्चे, बहुत सारे बच्चों को ये दिक्कत रहती है कि हम अगर LLB में एडमिशन ले लेते हाँ हैं जी। और तो वहाँ पे आपको क्या चेंज नजर आया? आपने जो BA की है या LLB में अब एडमिशन हो रखा है आपका, वहाँ से पढ़ाई कर रहे हो, तो क्या मेन डिफरेंस नजर आया कि सेम कॉलेज सेम टाइप की चीजें हो रही थी सारी, या फिर आपने ये देखा कि ये सारी चीजें अलग हो गई एकदम, कि आपकी जो पढ़ाई है वो आप अब आपने बताया केस बेस्ड स्टडीज वगैरह की पढ़ाई ज्यादा चलती है, हाँ जी। तो जो BA में तो हमारे पास इतना बर्डन नहीं होता सारी चीजों का, जी। सब्जेक्ट भी हमारे पास नॉर्मल रहते हैं, तो उसमें आपको क्या डिफरेंस नजर आया और क्या क्या प्रॉब्लम आई कि वहां से आपने यहाँ पर जब एडमिशन लिया तो क्या क्या ऐसी प्रॉब्लम्स आई जो आपने फेस की कि वहां से ये सारी चीजें आप अच्छे से, मतलब जो आने वाले बच्चे हैं वो अच्छे से कवर अप कर सके? देखिए, ग्रेजुएशन किसी भी बच्चे का स्टार्टिंग कॉलेज लाइफ होती है, जी वो उसे एंजॉय करना चाहता है। बिल्कुल। लेकिन जैसे जैसे हम पोस्ट ग्रेजुएशन की तरफ बढ़ते हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो हमारा 3 ईयर LLB का कोर्स है जी। वो हमारा पोस्ट ग्रेजुएशन में इंक्लूड किया जाता है। ओके। और उसमें जब बच्चा पोस्ट ग्रेजुएशन में आता है ना, तो उसमें मैच्योरिटी और अंडरस्टैंडिंग बढ़ती जाती है। जी। उसे पता होता है कि हमारी फैमिली की नीड्स क्या है, हमें क्या क्या करना है, तो फिर बच्चा अपना थोड़ा एंजॉयमेंट को छोड़ के अपना फ्यूचर पे फोकस करने की सोचता है बच्चा। बिल्कुल। ठीक है। और जब बच्चा फ्यूचर पे फोकस करने की सोचता है तो उसे कंटिन्यू पढ़ना भी होता है। और जब बच्चा एक जैसे ग्रेजुएशन में है तो उसे इतना कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हमारी क्लासेस चल भी रही हैं, अटेंडेंस लग भी रही है, इसी से कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन पोस्ट ग्रेजुएशन में आते आते बच्चा काफ़ी अंडरस्टैंडिंग हो जाता है और उसे इस चीज़ों का सामना करना भी पड़ता है। जी। और हार्डवर्क हमेशा पे करता है आपको। ये बात बिल्कुल सच है, आप जितना ज्यादा हार्डवर्क करोगे वो हो सकता है उस टाइम पे आपके काम ना आए, पर आगे आने वाली लाइफ में वो श्योरली आपके कहीं ना कहीं बिल्कुल अच्छा रिजल्ट देगा। जी। तो अभी ये बताइए, आपने जो मुश्किलें जो फेस की हैं वो आपने क्या क्या मुश्किलें फेस की LLB के टाइम पे? अभी भी आपको क्या क्या ऐसी चीजें लग रही हैं जो आपको लगता है कि ये मेरे लिए थोड़ा सा टफ है या चैलेंजिंग है ये सारी चीजें? जी, मेरे लिए चैलेंजिंग, हालांकि बोला जाता है कि जो हमारा लिटिगेशन का बैकग्राउंड है, LLB का बैकग्राउंड है, इसमें बोला जाता है कि अगर किसी के पेरेंट्स या किसी का फैमिली बैकग्राउंड में अगर कोई LLB से एडवोकेट हैं जी। तो वो बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि उनको ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ता। अच्छा अच्छा। हम जैसे लॉयर्स हैं जो LLB की डिग्री करके निकलेंगे, वो फर्स्ट जनरेशन लॉयर्स होंगे। जी। उनको अपनी जान पहचान बनाने में, उनके पास केस आने में, उनको एस्टेब्लिश होने में टाइम लगेगा उनको, जी। हम जैसों को। ठीक है। हमारी लाइफ में स्ट्रगल है, स्ट्रगल देखिए सबकी लाइफ में होता है, लेकिन जी। फर्स्ट जनरेशन लॉयर के लिए सबसे अलग बताया जाता है कि भाई उनको स्ट्रगल करना पड़ता है, क्योंकि उनके पास बना बनाया सब कुछ नहीं है। जी, ये बात से मैं आपकी बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि मैंने ऐसे बहुत सारे मेरे ऐसे फ्रेंड्स हैं जिनके फादर लॉयर हैं जी। और वो पढ़ाई में इतना अच्छा ना होके भी उनके फादर उन्हें फोर्स करते हैं कि आप LLB करो, जी। क्योंकि उन्हें फिर ये बोलते हैं कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनेगा, IAS का बेटा जी, IAS बिल्कुल, बनेगा, जी। और LLB जो एडवोकेट है उनका बेटा एक लॉयर बनेगा। तो जी। ये ऐसा हमारे देश में बोला भी जाता है कि नेता का बेटा नेता बनेगा। जी। जी। तो ये चीज आपकी रियल है कि जो आप स्टार्टिंग वाले जो बच्चा है जो स्टार्टिंग से आपका उस साइड में जा रहा है, उसे बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, फिर बहुत सारे चैलेंजेस का फेस करने पड़ते हैं, क्योंकि एक्चुअली जिनके घर पे आपके पास वो होता है, आपके घर पे ही आपके पास पर्सन है जो आपको गाइड कर रहे हैं अच्छे से, तो थोड़ी सी चीजें आसान हो जाती हैं। जी बिल्कुल। तो अभी ये बताइए कि आप जब भी अभी LLB कर रहे हो, तो LLB अभी फर्स्ट ईयर है आपका, हाँ जी। तो कितने साल की LLB आपकी होगी कवर अप? उसके बाद में आपके पास क्या क्या ऐसे चांस रहेंगे, या उससे पहले आपको कौन सी ट्रेनिंग वगैरह करनी पड़ेगी, कहीं पे ट्रेनिंग होती है, या फिर जी। किस तरीके से आगे
आपका फ्यूचर प्रोसीड होगा। देखिए, मैं 5 साल की एलएलबी के बारे में तो अभी बात नहीं करूंगा। मैं जी। अभी 3 साल की एलएलबी कर रहा हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी से। जी। इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। पहले इसका एग्जाम होता था DU LLB के नाम से। जी। उसके बाद इसी साल से ये शिफ्ट हो गया है, CUET PG कंडक्ट करा रहा है इसको। अच्छा अच्छा। ठीक है, अब की बार मेरा एडमिशन CUET PG के थ्रू ही हुआ है। जी। और जैसे ही हम इसमें एडमिशन लेते हैं, हमारे पास 3 सेंटर्स हैं। जी। बच्चे उसमें अपना प्रेफरेंस ऐड करते हैं। हालांकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स की प्रेफरेंस CLC होती है। जी। CLC, LC1 और LC2 में मैं आपको डिफरेंस बताना चाहूँगा। इनमें ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। CLC हमारा 100 साल की पुरानी लीगेसी है। अच्छा अच्छा। LC1 हमारा 1971 के करीब बना था और LC2 भी हमारा अराउंड इसी टाइम पे बना था। जी। ठीक है, LC1 की क्लासेस पहले नॉर्थ कैंपस से बाहर लगती थी। ठीक है, और LC2 की क्लासेस भी जी। बाद में इन LC1 और LC2 को उठा के हमारा नॉर्थ कैंपस में ही शिफ्ट कर दिया गया, जो कि हमारी उमंग भवन की बिल्डिंग में है। अच्छा अच्छा। ये सारी आपकी दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर है सारी? ये अब तीनों फैकल्टीज हमारी दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस में है जी। और ज्यादा दूर दूर सिचुएटेड नहीं है। हार्डली 100 मीटर का डिफरेंस इनमें होगा। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है, जी। और जो CLC है उसकी टाइमिंग हमारी बेसिकली बताई जाती है कि 8 बजे से शाम के 4 बजे तक होती है। जी। LC1 की क्लासेस हमारी दोपहर के 2 बजे से शाम के 7 साढ़े 7 बजे तक ऐसे होती है। अच्छा अच्छा। LC2 की क्लासेस हमारी मॉर्निंग क्लासेस होती हैं 8 बजे से 2 बजे तक। सो जो स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि जो भी कहीं पे वर्क कर रहे हैं और वो हमारी लॉ की डिग्री पाना चाहते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी लॉ फैकल्टी से, तो वो हमारा LC1 में एडमिशन ले सकते हैं। जी। LC1 में एडमिशन लेने से उनको फ़ायदा ये होता है कि अगर उनको कोई भी काम कर रहे हैं ना, तो उनके पास 2 बजे तक का टाइम है। उसके बाद आइए और अपनी डिग्री परस्यू कीजिए वहाँ से। जी। और आजकल खास इनमें कोई डिफरेंस नहीं है, तीनों में सेम फैकल्टी आती है। जी। एक फैकल्टी अगर आज CLC में पढ़ा रही है, एक फैकल्टी LC1 में पढ़ा रही है, एक LC2 में पढ़ा रही है, तो ईयर टू ईयर ये फैकल्टी रोटेट होती रहती है। जी। जो आज LC1 में पढ़ा रही है, नेक्स्ट ईयर वो LC2 में पढ़ाएगी। जी। जो आज CLC में पढ़ा रही है, नेक्स्ट ईयर वो LC1 में पढ़ाएगी। इस तरह रोटेट होती रहती है। तो कोई भी स्टूडेंट ये नहीं बोल सकता कि हमारे पास अपॉर्चुनिटी faculty, नहीं थी, अच्छी हाँ। फैकल्टी नहीं थी। हर साल उनको 3 साल रहना है और 3 फैकल्टी आएंगे आपके पास, सेम जी। फैकल्टी। जी। तो सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी है। तो नितेश जी, हमारे को ये बताइए कि अब आप जैसे आपकी 3 साल की डिग्री आप कंप्लीट करेंगे, जी। जो कि पीजी की डिग्री भी आपने बताया मानी जाएगी वो, तो उसके बाद में आपका क्या प्रोसीजर रहेगा आगे? आप प्रैक्टिस वगैरह, मतलब जो आपके सीनियर्स हैं वो भी कहाँ से प्रैक्टिस वगैरह करते जी हैं? देखिए, बताइए। जैसे कि आपने ये क्वेश्चन पहले भी पूछा था, मैं इसका जवाब दे नहीं पाया था। आपने पूछा था कि कहाँ से इंटर्नशिप्स करनी है, इसके बाद हमारे पास क्या क्या लीगल अपॉर्चुनिटीज़ हैं। जी। देखिए, अगर आपको LLB की डिग्री करनी है तो उसके लिए मस्ट है कि आपको इंटर्नशिप करनी पड़ेगी। जी। इंटर्नशिप करने के लिए आपके पास अगर एक अच्छा एडवोकेट है, आपको मार्गदर्शन करने वाला अच्छा है, तो आप एक काफ़ी सक्सेस करियर बना सकते हैं, जी। अपने करियर में सक्सीड कर सकते हैं। अगर आपको कोई अच्छा वकील नहीं मिलता है तो आपको थोड़ा हार्ड वर्क करना पड़ेगा इसमें। जी। ठीक है, इसमें बेसिकली बोला जाता है कि 3 से 4 साल स्टेब्लिश होने में लग जाते हैं। जी, डिग्री ठीक है? करने के बाद। हाँ जी। और जिनके फादर्स या फिर ग्रैंडफादर्स फैमिली बैकग्राउंड में कोई भी एडवोकेट रहा है, तो उनके लिए सब बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि उनके पास एक क्लाइंट। तो जो हमारे फर्स्ट जनरेशन के लॉयर्स हैं, जी। उनको थोड़ी कठिनाई आती है, जी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप एक हार्ड वर्क करते हैं तो आप हर चीज़ में सक्सेस पा सकते हैं। जी। अब हमें एक्चुअली ये बात बताइए, जो कि बहुत सारे हमारे व्यूअर्स वेट भी कर रहे होंगे, कि एक लॉयर लगभग कितना पैसा कमा लेता है? देखिए, स्टार्टिंग में जैसा बोला जाता है कि एडवोकेट्स आपको ज़्यादा पे नहीं करते हैं अपने जूनियर्स को, जी। वो उनका खर्चा पानी दे देते हैं। कभी कभी तो ये 5,000 रुपये भी रह जाता है स्टार्टिंग के डेज में। ठीक है, अच्छा। कभी कभी कोई सिर्फ आने जाने का खर्चा ही देता है, इससे ज़्यादा कोई स्टार्टिंग नहीं में दे जब आप पाता है। ट्रेनिंग वगैरह कर रहे होते हैं तब की बात है? जी, स्टार्टिंग में इतना ही होता है। और जी। उसके बाद जैसे आप धीरे धीरे 1 साल 2 साल 1 साल अगर आपको हो जाता है, तो अगर कोई आपको स्पोर्टिव सीनियर मिला है, जी। तो वो आपको 10,000 to 15,000 भी पे करने लग जाता है। और 2-3 साल बाद अगर आप उसको अपनी काबिलियत का एहसास कराते हैं, अगर आप उनको दिखाते हैं कि हमारे अंदर भी कुछ है, हम आपके लिए कुछ कर सकते हैं,
तो वो आपको 20 to 25,000 भी कर सकते हैं। जी। इसके बाद आप एक टाइम आने के बाद अपना खुद का भी अलग से कैबिन या फिर अपना लाइसेंस लेके खुद से अपनी एडवोकेसी शुरू कर सकते हैं। जी, अभी ये बताइए जो एडवोकेट हमारे केसेस लेते हैं, हाँ जी। तो वो कहाँ से स्टार्ट होता है कि एडवोकेट्स को केस मिलने स्टार्ट हो जाते हैं? देखिए, एडवोकेट को केस मिलने स्टार्ट शुरुआत से नहीं होते। जी। इसके लिए उसका रेपुटेशन, उसकी नॉलेज जी। सब मैटर करता है। जी। अगर किसी एडवोकेट को केस चाहिए है तो उसके पास क्लाइंट बेस भी होना चाहिए। जी। उसके पास जैसे ऐसा नहीं है कि एक एडवोकेट को इंट्रोवर्ट होना पड़ता है, एक एडवोकेट को एक्सट्रोवर्ट होना चाहिए। हर किसी से बात करना, देखिए हम जितने लोगों से इंटरेक्ट करते हैं उतने लोगों के पास उतने सारे केसेस होते हैं। अगर हम सिर्फ बात ही 2-3 से कर रहे हैं तो उनके पास जरूरी नहीं है कि कितने पॉसिबिलिटी नहीं है कि उनके पास इतने ज्यादा केस आएंगे। जी। ठीक है, ऐसे केस आते भी नहीं है और थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है, लेकिन केसेस आने शुरू हो जाते हैं। जब आप अगर आपको एक केस लड़ना है, अगर आपको स्टार्टिंग केस ही नहीं मिल रहा है तो आप शुरुआत कर सकते हैं कि आप उसको बहुत कम फीस पे लड़े। जी। ठीक है, और आप अपनी उसमें कोशिश कीजिए कि आप उसमें बहुत अच्छा करें। ठीक है, आप अपने क्लाइंट को जो रिलीफ वो चाहते हैं वो रिलीफ आप दिलवा सके, जी। ऐसी आप कोशिश करिए। आप जैसे जैसे आपका सक्सेस रेट बढ़ता रहेगा, लोग हमेशा सक्सेस रेट देख के एडवोकेट के पास जाते हैं कि इन्होंने कितने केस लड़े हैं और उसमें कितना इनका सक्सेस रेट रहा है। बिल्कुल सही बात है। ये बात तो बिल्कुल सही कही आपने। तो लॉयर का ये देखते हैं कि लॉयर कितने केस जीता है। अब जैसे बहुत सारे लॉयर्स हैं जो पूरे नामी गिरामी लॉयर्स हैं, मैं उनका नाम तो किसी का नहीं लूंगा, पर वो हमें पता है कि ये केस उनका केस लड़ा था, इन्होंने उनका केस लड़ा। हमारे कुछ नामी ग्रामी एडवोकेट्स हुए हैं, जैसे कि राम जेठमलानी जी, जी। क्राइम्स के यानी कि क्रिमिनल लॉ के एक बहुत अच्छे और जाने माने एडवोकेट रहे हैं, जिनका सक्सेस रेट काफी ज्यादा था। जी। ऐसा माना जाता था कि वो अगर एक फाइल पढ़ भी रहे हैं तो उसका भी लाखों में चार्ज करते थे। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, बिल्कुल। अगर आप उनसे 1 मिनट भी डिस्कस कर रहे हैं तो वो 1 मिनट का 1 लाख रुपया लेते थे। अगर आप उनसे 5 मिनट बात करें तो वो 5 मिनट के 5 लाख रुपए तक भी चार्ज करते थे, ऐसा हमने सुना है। जी। ऐसे ही हमारे हरीश साल्वे सर जी हैं, जिन्होंने हमारा कुलभूषण जाधव जी का केस लड़ा था जी। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। हाँ जी। ठीक है, उन्होंने देखिए देश के लिए इतना किया था कि ऐसे ऐसे एडवोकेट्स आप देखिए कि कितनी कितनी फीस लेते हैं, जी। लेकिन उन्होंने ये केस सिर्फ 1 रुपए की फीस पे लड़ा था। जी। और ये 1 रुपया भी उन्होंने इसी वजह से लेना पड़ा था क्योंकि एक एडवोकेट की एक फीस होती है और उन्होंने वो फीस 1 रुपया रखी थी। जी। जी। तो अभी नितेश जी हमें ये बताइए, कुछ बच्चों को या फिर कुछ घर वालों को या हाँ फिर हमारी जो सोसाइटी में किस तरह की इमेज बना रखा है कि गवर्नमेंट अगर पर्सन है तो उसको थोड़ा ज़्यादा रिस्पेक्ट तरीके से देखा जाता है। तो ये बताइए कि गवर्नमेंट एडवोकेट कैसे बना जाता है? गवर्नमेंट एडवोकेट जो बंदे बनते हैं उनका क्या प्रोसीजर्स होता है? जी, गवर्नमेंट एडवोकेट बनने के लिए जैसे आप LLB की डिग्री कर लेते हैं, जी। उसके बाद आपको स्टेट बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। आपको 2 वर्ड समझने पड़ेंगे, जी। लॉयर और एडवोकेट। जी। काफी बच्चों को यही नहीं पता होता, काफी लोगों को पता नहीं होता कि लॉयर और एडवोकेट में फर्क क्या होता है। जी बताइए। ये चीज़ तो बहुत ही बेसिक बात है और ये हमें भी नहीं पता एक्चुअली बहुत ज़्यादा डिफरेंस कि इनमें क्या डिफरेंस होता है। जी। और इसमें ये एक सारी माइनर सा चीज़ें तो- डिफरेंस है। लोग एडवोकेट को ही लॉयर बोल देते हैं और लॉयर को ही एडवोकेट बोल देते हैं, ऐसा होता है। लेकिन लॉयर वो होता है जिसने 3 साल की लॉ की डिग्री प्राप्त कर ली हो। जी। ठीक है, उसके हाथ में लॉ की डिग्री है, जी। आप उसको लॉयर बोल सकते हैं। जी। जब तक वो किसी बार काउंसिल में अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराता है तब तक के लिए वो सिर्फ एक लॉयर है। लॉयर है, ठीक। जब वो किसी स्टेट बार काउंसिल में या ऑल इंडिया बार काउंसिल में अपना रजिस्ट्रेशन करा लेता है, वहां से अपना लाइसेंस नंबर ले लेता है, जी। तो फिर वो एक एडवोकेट बन जाता है, अधिवक्ता जिसे हम कह सकते हैं। ओके। जब तक आप एक लॉयर हैं आप किसी का केस नहीं लड़ सकते हैं किसी भी अच्छा, कोर्ट में। जी। जब आपके पास लाइसेंस आ जाता है रजिस्ट्रेशन कराने के बाद, जी। उसके बाद जैसे अगर आपका केस है तो मैं आपके बिहाफ पे लड़ सकता हूँ, जी। अधिवक्ता। जी। जी, ये होता है फर्क। ओके। और गवर्नमेंट वकील के बारे में बताइए, गवर्नमेंट वकील कैसे जी, बना जा सकता है? गवर्नमेंट वकील जब हमने रजिस्ट्रेशन करा लिया है उसके बाद गवर्नमेंट के जैसे हाई कोर्ट्स वगैरह होते हैं या फिर प्रोसिक्यूशन की तरफ से स्टेट अपने एडवोकेट्स को हायर करती है जी। और उसके लिए भी एग्जाम्स होते हैं। आप उन एग्जाम्स को क्रैक करिए और आप एक प्रोसिक्यूटर के तौर पे जॉब प्राप्त कर सकते हैं। जी। तो आपके हिसाब से मतलब कौन सा जो आपके पास मतलब ये कौन सा इसमें बैकग्राउंड या फिर हम कह सकते हैं एम अच्छा है
कि गवर्नमेंट लॉयर में ज्यादा सैलरी या फायदा होता है, या फिर एक प्राइवेट लॉयर को ज्यादा सैलरी या फायदा होता देखिए, अगर हम एक गवर्नमेंट लॉयर और प्राइवेट लॉयर के बारे में बात करें, है? जी तो हम अगर गवर्नमेंट लॉयर की बात करते हैं, हमारे पास एक फिक्स सैलरी है। गवर्नमेंट हमको इतनी फिक्स सैलरी देगी, हमारे पास केसेस भी वही लाके देगी जी। कि भाई इस बंदे ने क्राइम किया है, या फिर इस बंदे के खिलाफ आपको ये केस लड़ना है, इस बंदे के फेवर में आपको ये केस लड़ना है, तो आपको वो केस लड़ना है, आपको जी। फिक्स सैलरी गवर्नमेंट देगी, ठीक है। और अगर आप एक प्राइवेट वकील बनते हैं तो आपको केसेस भी खुद फाइंड आउट करने हैं, और जैसे ही आप केसेस फाइंड आउट करते हैं तो आप अपनी फीस भी खुद डिसाइड कर सकते हैं। ओके। आपकी फीस एक केस की 25,000 भी हो सकती है, एक केस की 50,000 भी हो सकती है, और जैसा मैंने बताया ये फीस लाखों तक भी जाती है। जी बिल्कुल, लाखों ये करोड़ों तक भी जाती है एक्चुअली। जी। तो अभी ये बताइए, जो एडवोकेट का, जो बहुत सारे बच्चे हैं जो एडवोकेट को बहुत ही अलग नजरिए से देखते हैं, उन्हें ये लगता है कि ये इसमें जॉब स्कोप ढूंढना बहुत ही मुश्किल है। तो उन बच्चों को भी ये चीज ध्यान रखनी चाहिए कि एडवोकेट सच में एक रियलिटी में ये बहुत ही अच्छी जॉब है, जी, जिसमें आप अपना फ्यूचर बड़े अच्छे से बना सकते हैं। जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, आज के टाइम पे लॉयर के पास सिर्फ एडवोकेसी ही एक ऑप्शन नहीं है, लिटिगेशन ही एक ऑप्शन नहीं है, उसके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। बच्चे जुडिशरी की तैयारी करते हैं, जजेस बनते हैं एसडीएम लेवल पे, और फिर उसके बाद जैसे हमारे कॉरपोरेट लॉयर्स हैं, कॉर्पोरेट लॉयर जैसे कंपनीज को भी लॉयर्स की रिक्रूटमेंट होती है। उसके बाद हमारे जो एनजीओज वगैरह हैं वो भी एडवोकेट्स को हायर करते हैं, और ऐसे काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हमारे पास आज के टाइम पे अवेलेबल हैं। तो आज के टाइम पे एडवोकेसी सिर्फ एक कोर्ट तक सीमित नहीं है, उसकी ज़रूरत आज हर जगह पे है। जी बिल्कुल सही बात है निखिल जी आपकी। और कुछ आप ऐसा इस तरीके की चीजें बताना चाहें? एक हमारे इंडिया में ना ये एक मतलब एक नजरिया है लोगों का देखने का जी। कि एडवोकेट क्या करते हैं, वकील क्या करते हैं, केस को लंबा खींचते हैं। हमने मूवीज वगैरह में भी देखा है कि बहुत जल्दी फैसले नहीं किए जाते हमारे देश में। ये ना मुझे भी ऐसा लगता है कि हमारे देश के लॉ सिस्टम में ये सारी चीजें सुधार जी, होनी चाहिए जी, बिल्कुल। कि जो इतने लंबे लंबे केस चल रहे हैं, या फिर कई बार ऐसा होता है कि कोई पर्सन को गलत सजा दे दी जाती है, उसके 15 साल बाद या 10 साल बाद उसे पता चलता है कि वो जो पर्सन को सजा दी गई है वो निर्दोष है। जी। तो उसके बाद में ऐसी चीजों पे कैसे सुधार हो सकता है आपके मतलब नजरिए से? ये चीजें कैसे सुधारी जा सकती है? जी, देखिए, ये चीज़ें ऐसे सुधारी जा सकती हैं, जैसा कि हम डॉक्टर्स की लाइन में देखते हैं। जी। हमारा जब कोविड का टाइम आया था, उस टाइम पे हमें पता चला था कि हमारे हॉस्पिटल्स की हालात क्या हैं। जी हमें पता चला था कि जितनी नर्सिस चाहिए हैं उतनी नर्सिस नहीं है, जितने डॉक्टर्स चाहिए उतने डॉक्टर्स नहीं है। इसी तरह का हाल कुछ हमारा जुडिशरी का भी है। जी हमें जितने जजेस चाहिए हैं उतने जजेस हमारे पास है ही नहीं। हाँ, ये बात हमने भी बहुत जगह सुनी है। ये बात एक्चुअली गवर्नमेंट में उठती ही रहती है कि हमारे पास इतने डॉक्टरों की कमी है, इतने जजेस की कमी है। तो इस तरीके से फिर कमी को सुधारा जा सकता है, उससे जी। फिर हमें यही एक मेन रीजन है कि जी। गवर्नमेंट उतने जजेस हायर कर ही नहीं रही है जितने जजेस की जरूरत है। जी। और एक जजेस के पास आप देखेंगे कि लाखों केसेस की पेंडेंसी है। आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं कि हमारे देश में कितने केसेस पेंडिंग में हैं, कितने अभी प्रोसीजर में चल रहे हैं, और कितने केस हमारे सोल्व हो चुके हैं। और अगर आप एक जज हैं और अगर आपके पास इतने सारे केसेस की पेंडेंसी है, तो ऑब्वियसली आप थोड़ा लंबा टाइम भी लेंगे, और हो सकता है कि आप जल्दबाजी में कुछ ऐसा डिसीजन भी ले सकते हैं जिससे एक निर्दोष को सजा मिल सके। जी, कई बार ऐसे होता है कि बहुत सारे जगह पे हमने देखा है कि वो हम जजों की गलती नहीं बताते कि जजेस की गलती है, वो एक्चुअली केस में इस तरीके से होता है कि कई बार गलत निर्दोष बंदों को भी सजा मिल जाती है। जी, देखिए, हर जजेस के अपने प्रिंसिपल्स हैं, जी ठीक है। और एविडेंसेस के अभाव में भी कई बार क्या होता है, जो हमारा जिसने क्राइम किया है ना वो भी छूट जाता है एविडेंसेस के अभाव में। जी जी। तो अभी हम ये एक तो ये रीजन हो गया कि जो हमारे जजेस की संख्या कम है, एक्चुअली नंबर्स ऑफ जजेस कम है। हाँ जी। तो उसको सुधारा जा सकता है। जी, बिल्कुल। और उसके अलावा आपको क्या लगता है कि एक मेरे ख्याल से मेरे जो माइंड में आ रहा है वो एक ही है कि पिछले, जैसे अभी की बात नहीं करते, अभी तो लोग क्या होता है कि डायरेक्टली कोर्ट में चले जाते हैं, केसेस वगैरह फाइल करते हैं। हाँ जी। तो पहले क्या होता था, हमारे जो गांव में, हमारे जो उसमें पंचायती राज सिस्टम के जी, इस बिल्कुल। तरीके से केस को सोल्व किया जाता था। जी, बिल्कुल। पंचायत बैठती थी, तो वहाँ का क्या होता था कि गांव के जो केसेस थे वो ज्यादातर केसेस गांव वाले अपने आप सुलझा देते थे। जी। और वहाँ पे क्या होता है कि बंदे एक दूसरे को जानते भी हैं। हाँ जी।
तो एक तो ये वो रहता है कि उस बंदे ने अगर ये बोला है तो उसको ये रहता है कि ये मेरे फेवर में बोल रहा है, जी। ये मेरे लिए कुछ गलत नहीं वो करेंगे। हाँ जी। तो एक तो ये जो हम कहते हैं बिलीव सिस्टम रहता है। जी बिल्कुल। और वहां पे बहुत सारे केसेस को हम आपस में ही सोल्व कर लेते हैं, उसमें बहुत ज्यादा इशू करने की जरूरत नहीं होती और बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं लगता, उसमें शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में केसेस को आराम से बैठ के सोल्व किया जा सकता है। जी बिल्कुल। तो मुझे लगता है एक ये भी हमारे पास रास्ता है, हमारे जो इतने केसेस पेंडिंग है कि जो भी लोकल एरिया है उनको ऐसी अपॉर्चुनिटी हमें भी अभी देनी चाहिए। ये चीज हम, अगर मैं बताऊं आप सभी को, तो गांधी जी का एक मुझे थिंकिंग याद आ रही है। उनका जो एक थॉट था कि हम शहर में ना घुसने की बजाय, शहर में ना रहने लगने की बजाय हम गांव को ही अपने शहर जैसा बनाएं, यानी गांव में ही सारी फैसिलिटीज को अवेलेबल करवाएं। तो हमारे अच्छे हॉस्पिटल गांव में हो तो गांव वाले बंदे को शहर में नहीं जाना पड़ेगा, गांव में उन्हें अच्छी स्कूल, अच्छी फैसिलिटीज, अच्छे ट्रांसपोर्ट, जो तो ये सारी चीजें हम गांव में ही उपलब्ध कराएं। जी तो देखिए, इस तरीके से भी गवर्नमेंट की तरफ से ऐसे बहुत सारे स्टेप्स लिए जा रहे हैं जिससे केसेस की पेंडेंसी कम हो सके। जी हम आज के टाइम पे क्या करते हैं कि हम कोई भी छोटा सा विवाद हुआ हम कोर्ट में केस कर देते हैं, लेकिन आज के टाइम पे जो चल रहा है मीडिएशन शब्द और आर्बिट्रेशन शब्द, ये होता है मध्यस्थता। यानी कि आप कोर्ट से आउट ऑफ कोर्ट आप डिस्प्यूट सेटलमेंट कर लेते हैं। जी। जैसे कि अगर आपके और मेरे बीच में कोई भी विवाद हुआ है या फिर वो सिविल है, हालांकि ऐसे केसेस सिविल में ही आते हैं क्योंकि क्रिमिनल जो भी होता है वो स्टेट लड़ती है और उनके अपने प्रोसिक्यूटर होते हैं, तो वो कोर्ट में ही लड़े जाते हैं। जी। अगर हमारे पास कोई भी सिविल केस होता है तो हम कोशिश करते हैं आज के टाइम पे कि कोर्ट में ना जाने के बजाय हम बाहर में एक बहुत ही विद्वान को बिठा देते हैं जो कि उसमें बहुत ही लर्नड जजेस होते हैं, ठीक है। लर्न जजेस जो हमारे होते हैं उनके पास बहुत सारा अनुभव होता है कि अगर इन दोनों के बीच में इतना डिस्प्यूट है तो वो किस वजह से है और वो इस तरह से सोल्व भी किया जा सकता है, ठीक है। तो बहुत सारे केसेस अब आज के टाइम पे ऐसे हो रखे हैं जो कोर्ट में जाने से पहले ही बाहर ही उनका रिकंसिलिएशन हो जाता है। जी। एक और हम आपसे कुछ चीजें जानना चाहेंगे। हाँ। जो हमारे क्रिमिनल लॉयर्स होते हैं, हाँ। जो हमारे सिविल लॉयर्स होते हैं, या फिर जो मैरिड अनमैरिड डिवोर्स वगैरह की चीज़ों को हैंडल जी। करते हैं, उन लॉयर्स में कितना डिफरेंस होता है कि उनके लिए क्या उन्हें बाद में अलग पढ़ाई करनी पड़ती है या फिर एक ही पर्सन हर तरह के केसेस को सॉल्व कर सकता है? जी नहीं, देखिए ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि ये आपको कोई सिविल लॉ में प्रैक्टिस करने के लिए आपको अलग डिग्री चाहिएगी या फिर अलग सर्टिफिकेट चाहिएगा। क्रिमिनल लॉ में आपको प्रैक्टिस करने के लिए अलग से कुछ करना पड़ेगा, जी नहीं। आप एक LLB की डिग्री लीजिए, आपका जिस फील्ड में इंटरेस्ट है आप उस फील्ड में अपनी प्रैक्टिस शुरू कीजिए। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कोई स्पेशल कुछ करना पड़ेगा। जी। जी, आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से अपना प्रोफेशन चूज कर सकते हैं। बहुत सारे एडवोकेट्स ऐसे भी होते हैं जो क्राइम्स के भी केस लेते हैं, सिविल्स के भी केस लेते हैं और फैमिलीज के भी केस लेते हैं। जैसे आपने पूछा था कि डाइवोर्स वगैरह के इस तरह के केसेस, फैमिली मैटर्स भी लेते हैं। जी। तो नितेश जी, इतनी सारी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपकी तरफ से ऐसा कोई बात जो हमारी पूछनी रह गई हो या आपके मन में आ रही हो कि इस तरीके की बात भी लोगों को, मतलब हमारे व्यूवर्स को जरूरी देखिए, है एक बेसिक सी जाननी? बात है। पहली बात तो है कि आप अगर 12th के बाद ये सब चाह रहे हैं कि हम LLB की डिग्री करें तो आप क्लैट की प्रिपरेशन कीजिए, बहुत अच्छा है। और उसके बाद अगर आप ग्रेजुएशन के बाद LLB में आना चाहते हैं तो आप ये देखिए कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ से आप कोशिश कीजिए। और अगर उसके बाद भी अगर आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में नहीं होता है तो आपको इतना डिप्रेस्ड होने की ज़रूरत नहीं है। आप आसपास की किसी अच्छी सी यूनिवर्सिटी में देखिए और उसमें एडमिशन लीजिए। देखिए, करनी तो आपको हार्डवर्क तो हर जगह पे करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली आपको सब कुछ हलवा बना के दे देती है कि आप सिर्फ ये लीजिए और इसको खाइए, ऐसा नहीं है। हार्डवर्क हर जगह करना पड़ता है, यहाँ पे भी पढ़ना है, वहाँ पे भी पढ़ना है। जो दिल्ली यूनिवर्सिटी जिस चीज़ के लिए फेमस है वो केस लॉ बेस्ड स्टडी के लिए है, वो आपको यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की वेबसाइट पे भी मिल जाएंगे, वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं। और इसके BHU के लिए और DU के लिए ये आज के टाइम पे हमारा CUET PG एग्ज़ाम हो रहा है। और CUET PG एग्ज़ाम के लिए अगर आप चाहें तो कोचिंग ले सकते हैं, वरना ऐसा कुछ इसमें हार्ड एंड टफ चीज़ें नहीं आती हैं। इसमें नॉर्मल सा मैथ आता है और रीजनिंग, हिंदी और इंग्लिश, इस तरह के हमारे आजकल क्वेश्चंस आते हैं। जी, आपने भी बताइए, आपने कोचिंग लेके एग्जाम को क्लियर किया था या फिर बिना कोचिंग के ही आपने नॉर्मल घर पे बैठ के तैयारी की थी? जी देखिए, मैंने एक टाइम पे कोचिंग ली थी जब DU LLB का एग्ज़ाम होता था। उस टाइम पे मेरे 236 मार्क्स आए थे। ये 400 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है
और बोला जाता था कि जब मेरे 236 मार्क्स आए थे तो उससे पिछले साल जो लिस्ट गई थी, कट ऑफ गई थी, वो 232 पे गई थी। अच्छा अच्छा। पूरी पूरी उम्मीदें थी कि 236 पे एडमिशन हो जाएगा, लेकिन ना जाने ऐसा क्या हुआ और ऐसी क्या खामियां हमारे सिस्टम में रही, एनटीए की तरफ से रही या फिर किसी भी वजह से जो भी करप्शन वगैरह हुआ, जो लिस्ट थी वो फर्स्ट टाइम ऑन द हाई 254 पे चली गई थी। जी। इस वजह से उस टाइम पे मेरा एडमिशन नहीं हो सका, लेकिन फिर भी मैंने हार नहीं मानी। मैं चाहता था कि चलो ठीक है, मैं ईयर वेस्ट नहीं करता हूँ, तो मैं सोच रहा था कि मैं अपने कहीं लोकल में यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले लूँ जी जी। लेकिन फिर भी मैंने अपनी हिम्मत नहीं हारी थी, मैंने फिर भी इसका एग्ज़ाम दिया। CUET PG उस टाइम पे मेरे लिए बिल्कुल नया था। जी। मेरा मैथ्स बैकग्राउंड इतना अच्छा नहीं था, मैथ्स रीजनिंग हालांकि इतना हार्ड एंड टफ नहीं आता, लेकिन फिर भी मेरा इतना अच्छा नहीं था। जी। फिर भी मैंने कोशिश की, इसमें अपना ट्राई किया और मेरे मार्क्स आए थे 225 मार्क्स आए थे। लेकिन अब की बार 225 मार्क्स पे क्योंकि नया नया पैटर्न था, तो 229 पे जनरल की कट ऑफ गई थी। मैंने EWS सर्टिफिकेट से अपना किया था, तो 210 के करीब इसकी लिस्ट गई थी। इतना इजी था, अब की बार इतना टफ भी नहीं था। और आने वाले टाइम पे भी अगर बच्चे चाहें तो CUET PG के थ्रू इसमें एडमिशन ले सकते हैं। जिस बच्चे को BHU में जाना वो BHU में जाए, जिसको DU में जाना वो DU में जाए। जी, हमें ये भी बताइए कि एग्जाम का पैटर्न किस तरीके से आता है, क्या क्या रहता है उसमें? एग्जाम का पैटर्न आपका इसी तरीके से आता है जी। 100 क्वेश्चंस आपके इन टोटल आते हैं, जिसमें से कि आपके 25 क्वेश्चंस मैथ के, 25 क्वेश्चंस रीजनिंग के, 25 क्वेश्चंस इंग्लिश के, और फिर कुछ जो होते हैं हमारे जनरल नॉलेज, और फिर उसमें कुछ कुछ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट भी उठा लिया जाता है। क्योंकि देखिए, जैसे आप एक लीगल बैकग्राउंड में एंटर करने जा रहे हैं, लीगल फील्ड में एंटर करने जा रहे हैं, तो आपसे थोड़ा तो वो भी एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर आपको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कुछ पता है तो आप अच्छा होगा उस चीज का, ठीक है। वो तो थोड़ा बहुत तो हमें एक्चुअली बीए में भी पढ़ाया जी जाता है। देखिए, जो political बेसिक word। सी हमारी कॉमन टेस्ट होते हैं ना जो हमारे, जी। वही टेस्ट आप इसको मान सकते हैं जी। जी। ऐसा कुछ नहीं है। ओके, तो मतलब जो भी हमारे आने वाले स्टूडेंट्स हैं, जो भी आपके LLB में एडमिशन लेना चाहते हैं, उन सभी को अभी पता चल गया होगा कि कितना टफ एग्जाम आता है या कितना आसान एग्जाम आता जी। है। वो घर पे बैठ के भी तैयारी कर सकते हैं, इतना बड़ा इशू नहीं है एक्चुअली में। अब वो उनके ऊपर है कि उन्हें कोचिंग लेके करना है या घर पे बैठ के आराम से पढ़ के करना है। तो दोनों तरीके से बच्चों के एडमिशन होते हैं, ये सोचने की बात नहीं है कि अकेडमी वाले बच्चों के ज़्यादा होते हैं या फिर घर वाले। जी नहीं, तो ऐसा ये कुछ नहीं इस है। तरीके से। अब की बार जो मैंने था CUET PG जब हुआ था, जी। हालांकि मेरी एक्सपेक्टेशंस इतनी ज़्यादा नहीं थी अब की बार, लेकिन फिर भी मैंने हार नहीं मानी थी और मैंने अब की बार खुद ही तैयारी की थी, जी। ठीक है। तो और अभी- मेरा हो गया था। तो अभी सारे व्यूवर्स को भी ये सारी चीज़ें बताना चाहेंगे हम। तो मेन चीज़ ये भी देखिए, अगर किसी बच्चे का पिछली बार नहीं हुआ था, हाँ जी। तो वो भी हार नहीं माने, अपने ध्यान से अपने करियर को देखे। ये नहीं देखना है कि नहीं हुआ। तो चलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में, आज की इस पॉडकास्ट में हम इतना ही रखते हैं। आप सभी को उम्मीद है कि ये जानकारी पसंद आई होगी। इसमें देखिए, आपके जो भी बच्चे LLB करना चाहते हैं, जो भी लो बेस पढ़ाई करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमें नितेश जी ने दी है। और नितेश खुद इस चीज़ के लिए तैयारी हम बोल सकते हैं तैयारी कर रहे हैं या फिर लॉयर बनने के प्रोसीजर में है। तो वो आगे भी नितेश जी जैसे जैसे और भी इनका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, तो हम और भी चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे नितेश जी से। तो जो भी, अगर आपको भी कोई डाउट है या कोई चीज़ पूछनी है, तो आप अपने कमेंट बॉक्स में, हमारे कमेंट बॉक्स में आप अपना डाउट या जो भी चीज़ आपको पूछनी है वो चीज़ लिख सकते जी हैं। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारा LLB में एडमिशन के लिए काफ़ी बच्चों के बहुत सारे डाउट्स होते हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के थ्रू कुछ बच्चों के बहुत सारे डाउट्स क्लियर भी हुए होंगे। जी। और अगर किसी भी स्टूडेंट को लगता है कि किसी भी बच्चे को ज़रूरत है, तो वो पवन भाई की इस वीडियो को शेयर कर सकता है। और अगर आपको कोई भी अदर क्यूरी है तो फिर आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं पूरी हेल्प करूंगा पवन जी। भाई उस चीज़ को फिर को सॉल्व करने की, बिल्कुल। ठीक है।